फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं दृष्टि जैन एंड आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 6 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले प्रीलिम्स में फर्स्ट टॉपिक में आते हैं। ट्रंप रीब्रांड्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एज डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है रीब्रांडिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का नाम दे दिया है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। की हाइलाइट्स में आते हैं तो जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो क्रिएट हुआ था 1947 में बाय मर्जिंग वॉर डिपार्टमेंट और नेवी डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का बजट 2020 के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 721.5 बिलियन था, वर्ल्ड में लार्जेस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ओवरसी करता है आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, मरीन कॉर्प्स को और स्पेस फोर्स को। पहले क्या किया था, यूएस ने एक डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बनाया था अंटिल 1947 और उसके बाद उसको रीऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टी आर्ट फेस्टिवल डेल्विंग इनटू कैपिटल्स ग्लोरियस लेयर्ड पास्ट टू बिगिन टुडे। तो जो मल्टी आर्ट फेस्टिवल है जिसका थीम है सिटी एज अ म्यूजियम, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दिल्ली आर्ट गैलरी में स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 6, 2025 कुत्सिया बाग ओल्ड दिल्ली में। जो फेस्टिवल है वो कंटिन्यू करेगा टिल 21 सितंबर 2025। वेन्यू कहाँ है, कुत्सिया बाग नियर कश्मीरी गेट दिल्ली में। और फेस्टिवल इंक्लूड करेगा थिएटर, आर्ट एग्जीबिशंस, फोटोग्राफी, स्टोरी टेलिंग और गाइडेड वॉक्स। एम क्या है, एक्सप्लोर करना दिल्ली के ग्लोरियस और लेयर्ड कल्चरल हिस्ट्री को थ्रू इमर्सिव आर्ट। फिर की फैक्ट्स में आते तो कुत्सिया बाग है वो बना था 1748 में बाय कुत्सिया बेगम। और इसमें क्या क्या है, मुगल गार्डन है, पेविलियंस और वाटर चैनल्स हैं। दिल्ली के पास 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है और हुमायूंस टॉम्ब है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि दिल्ली में कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो रेड फोर्ट, कुतुब मीनार एंड हुमायूंस टॉम्ब। एएसआई की बात की जाए तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये प्राइमरी कस्टोडियन है मॉन्यूमेंट्स का इंडिया में। और इंडिया का टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कितनी है, 43 साइट्स है, जिसमें कल्चरल है, नेचुरल है और मिक्स्ड है। ठीक है, मेजर कल्चरल फेस्टिवल्स इन इंडिया की बात करते हैं तो खजुराहो डांस फेस्टिवल है जो मध्य प्रदेश में होता है, कोणार्क फेस्टिवल है जो उड़ीसा में होता है और ताज महोत्सव जो यूपी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ 15-year-old कंप्यूटर विज इज बिकमिंग कैथोलिक चर्चेस फर्स्ट मिलेनियल सेंट। तो क्या बोल रहा है, कार्लो एक्यूटिस है जो 15 साल का इटालियन टीनेजर है जिसकी अभी ल्यूकेमिया से डेथ हो गई 2006 में, इज सेड टू बी कैनोनाइज्ड, मतलब उनको उपाधि देने वाले हैं एज कैथोलिक चर्चेस फर्स्ट मिलेनियल सेंट। तो पोप फ्रांसिस ने एंडोर्स किया हिज सेंटहुड टू इंस्पायर यंग कैथोलिक्स पर्टिकुलरली इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा डिटेल हमारे काम का नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम की फैक्ट्स में आते हैं कि कैनोनाइजेशन क्या होता है। तो ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है सेंटहुड का इन द कैथोलिक चर्च रिक्वायरिंग वेरीफाइड मिराकल्स एट्रीब्यूटेड टू द कैंडिडेट्स इंटरसेशन। तो इसमें वेरीफाइड मिराकल्स होना चाहिए, उसके हिसाब से ये डिक्लेयर करते हैं सेंटहुड। बीटिफिकेशन मीन्स स्टेप बिफोर सेंटहुड। कार्लो वॉज बीटिफाइड इन 2020 में इनको बीटिफाई किया गया था। नंबर ऑफ सेंट्स इन कैथोलिक चर्च तो ओवर 10,000 रिकॉग्नाइज सेंट्स हैं। फर्स्ट मिलेनियल सेंट बने हैं ये, फर्स्ट बॉर्न इन द 1990s। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट। श्री सर्बानंद सोनोवाल अनवील्स ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट एट वीओसी पोर्ट इन तमिलनाडु। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज जो श्री सर्बानंद सोनोवाल है उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट वीओ चिदम्बरनार पोर्ट में, वीओ चिदम्बरम पोर्ट में, तमिलनाडु टूटिकोरिन में। और मिनिस्टर ऑल्सो पेड ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर वीओ चिदम्बरनार ऑन हिज 154th बर्थ एनिवर्सरी। तो उनको ट्रिब्यूट भी ले किया। प्रोजेक्ट हाइलाइट्स की बात करते हैं तो इसमें एप्लीकेशन क्या क्या है, स्ट्रीट लाइट्स को पावर करेगा और एक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेगा पोर्ट कॉलोनी में। जो वीओसी पोर्ट है वो पहला इंडियन पोर्ट है टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। फाउंडेशन क्या क्या चीज़ के लिए ले किया गया है, 750 मीटर क्यूब ग्रीन मिथेनॉल बंकरिंग एंड रिफ्यूलिंग के फैसिलिटी के लिए। और ये पार्ट ऑफ प्रपोज्ड कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर है कांडला से ट्यूटिकोरिन। एडिशनल लॉन्चेस की बात की जाए तो 400 किलोवाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट है वीओसी पोर्ट में, जो टोटल सोलर कैपेसिटी जिसकी हो गई है 1.04 मेगावाट। अब इससे ज़्यादा डिटेल हमारे लिए काम का नहीं है, हम सीधे सागरमाला प्रोग्रेस में आते हैं तमिलनाडु में। तो 98 प्रोजेक्ट्स हैं वर्थ 93,715 करोड़ इन 11 साल और 50 कंप्लीट हुए हैं एंड ओवर 16,000 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है मॉडर्नाइजेशन में। की फैक्ट्स की बात करते हैं, जो वीओसी पोर्ट है ट्यूटिकोरिन में वन ऑफ द 12 मेजर पोर्ट्स है इंडिया का और वो लोकेटेड है तमिलनाडु में। इंडिया के शिप बिल्डिंग टारगेट्स की बात की जाए तो हम टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशंस हैं बाय 2030 और टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशंस है 2030 तक और टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन है 2047 तक। एमओयू कौन से साइन हुए हैं, तो विद IPRCL के साथ रेल कनेक्टिविटी टू आउटर हार्बर प्रोजेक्ट विद NTPC फॉर ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स एट वीओसी पोर्ट।
फिर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करते हैं 2023 की, तो टारगेट है 5 मेट्रिक मिलियन टन्स प्रोड्यूस करना है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030 पर ईयर, ठीक है। फिर इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 2025 के हिसाब से वो 190 गीगावाट है इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन डिपार्ट्स सेशल्स। तो जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है ऑफ द इंडियन नेवी कंप्राइजिंग उसमें कौन कौन सा है, INS तीर है, INS शर्दूल है और इंडियन कोस्ट गार्ड सारथी है, वो डिपार्ट कर दिया पोर्ट विक्टोरिया से सेशल से ऑन 4 सितंबर 2025 आफ्टर अ 4-day विजिट। तो 4 दिन की जो विजिट थी एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट। द विजिट एनहांस्ड बायलेटरल कोऑपरेशन विद द सेशल्स डिफेंस फोर्सेस। तो किसके साथ एनहांस किया बायलेटरल कोऑपरेशन? सेशल्स डिफेंस फोर्सेस के साथ। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी? प्रोफेशनल एक्सचेंजेस थे, जॉइंट ट्रेनिंग थी, सोसाइटल इंटरेक्शंस थे, योगा सेशंस थे, स्पोर्ट्स मैचेस थे और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम था। कैप्टन तीजो के जोसेफ सीनियर 1TS इन कमांडिंग ऑफिसर्स। अब इन कमांडिंग ऑफिसर्स का नाम याद नहीं रखना है। ये मिशन किसके साथ अलाइंड है? महासागर विजन के साथ, जिसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। क्या फुल फॉर्म है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। अब की फैक्ट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन जो है वो फॉर्म हुआ था 1971 में और उसका प्राइमरी रोल है ट्रेनिंग इंडियन नेवल कैडेट्स को ट्रेन करना। INS तीर की बात की जाए तो ये लीड शिप है 1TS का और कमीशन हुआ था 1986 में। INS शर्दूल की बात की जाए तो एम्फीबियस वॉरफेयर वेसल है जो कमीशन हुआ 2007 में। फिर ICGS सारथी की बात की जाए तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड जो कमीशन हुआ 2015 में। फिर इंडिया सेशल्स डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं तो इंडिया ने गिफ्ट किया था पेट्रोल वेसल्स लाइक PS जोरोस्टर टू सेशल्स और रेगुलर जॉइंट ट्रेनिंग हो रही है जैसे IBSAMR और मिलान एक्सरसाइजेस। और जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सेशल्स लाई करता है वेस्टर्न इंडियन ओशन में जो कि वाइटल है इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं मेंस वाले टॉपिक में। तो मेंस में हमको 2 टॉपिक करना है। फर्स्ट है इंडियाज़ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो अभी क्या है, हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस है या बायलेटरल रिलेशंस है काफ़ी कंट्रीज़ के साथ थोड़े ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो उसके रेफरेंस में हम पढ़ेंगे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में हमको कैसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का वो कब ये सेंट्रल है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में, जहाँ पे हमको बैलेंस करना है मेजर पावर्स जैसे कि US, चाइना, रशिया इन सब के बीच वाइल एड्रेसिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ और नेशनल इंटरेस्ट। फिर की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या है कि जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है ये एबिलिटी होती है सोवरेन डिसीजंस लेने की इन फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर और अलायंस ऑब्लिगेशंस। फिर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात की जाए तो ये रूटेड है नेहरू के नॉन अलाइनमेंट में एंड कैरीड फॉरवर्ड एज मल्टी अलाइनमेंट इन द प्रेजेंट एरा। तो किस में रूटेड है? नेहरू के नॉन अलाइनमेंट में। US रिलेशंस की बात करते हैं तो जो इंडिया की टाइज है US के साथ हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन डिफेंस, टेक्नोलॉजी और कोऑपरेशन। जैसे कौन कौन सी ग्रुपिंग्स के साथ? जैसे क्वाड जिसमें इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया आता है, I2U2 इंडिया, इजराइल, USA और UAE आता है। फिर चाइना और रशिया की बात की जाए तो रिलेशंस है जो चाइना के साथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर्टिकुलरली डिफेंस है और एनर्जी में। और टाइज जो चाइना के साथ है वो स्ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि मेजरली वहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाते हैं, डंपिंग, एंटी डंपिंग का इशू आ जाता है और सिक्योरिटी कंसर्न्स। फिर ग्लोबल साउथ लीडरशिप की बात करते हैं तो इंडिया प्रोजेक्ट कर रही है अपने आप को एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ और प्रायोरिटाइज कर रही सॉवर्निटी, डेवलपमेंट और रीजनल पीस ओवर ग्रेट पावर राइवलरी। डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म की बात की जाए तो जो इंडिया का राइज है इट इज़ सीन एज सिविलाइजेशनल, प्लूरल एंड डीपली पॉलिटिकल। क्या किसके जैसे देखा जा रहा है? सिविलाइजेशनल, प्लूरल और डीपली पॉलिटिकल एंड इट इज़ बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और नॉन अलाइनमेंट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में, ठीक है। अब आते हैं अपन की और क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं इन सब चीज़ों के। तो जियोपॉलिटिकल जो डायमेंशन है तो इंडिया बैलेंस कर रही है रिलेशंस विद मेजर पावर्स वाइल अवॉइडिंग डिपेंडेंसी और प्रमोट कर रही है रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी ओवर रिजिड ब्लॉक्स। इकोनॉमिक डायमेंशन की बात की जाए तो नीड है सेफगार्ड करने के लिए कोर इंटरेस्ट को वाइल एंगेजिंग इन ग्लोबल ट्रेड, फोकस ऑन सप्लाई चेन सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड रिसोर्स एक्सेस। सिक्योरिटी डायमेंशन की बात की जाए कि हमको मिक्स चाहिए डिप्लोमेटिक स्किल का, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का और डिफेंस कैपेबिलिटी का एंड पॉलिटिकल कोहेजन का, जो कि क्रिटिकल है हैंडल करने के लिए बॉर्डर इश्यूज़ विद चाइना और डिपेंडेंस ऑन रशियन डिफेंस सप्लाईज। फिर टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो एक्सटेंड करती है AI, स्पेस, साइबर और डिजिटल प्लेटफॉर्म में और गवर्नेंस ऑफ ग्लोबल कॉमन्स में। इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन की बात की जाए तो जो पार्टिसिपेशन है मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स में जैसे कि ब्रिक्स, SCO, G20,
उसको एम्पलीफाई करेगी इंडिया के वॉइस को और नेगोशिएट करेगी स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर वे फॉरवर्ड में हम आते हैं तो हमको स्ट्रेंथन करना है सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन और रिड्यूस करना है डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स। डाइवर्सिफाई करना है एनर्जी सोर्सेज को और सप्लाई चेन्स को, जिससे हम इंश्योर कर सके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को। डीपन करना है एंगेजमेंट विद ग्लोबल साउथ, किसके साथ? ग्लोबल साउथ के साथ, जिससे हम रीइंफोर्स कर सके इंडिया के लीडरशिप रोल को। प्रमोट करना है डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, जिससे हम स्ट्रेंथन कर सके रेजिलियंस अगेंस्ट ग्लोबल शॉक्स। एनहांस करना है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे हम सेफगार्ड कर सके ऑटोनॉमी इन न्यू एज डोमेन्स। बैलेंस करना है स्ट्रैटेजिक टाइज को विथ यूएस, रशिया और चाइना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कोर नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में, जिसका टॉपिक है कंप्लीट द स्टोरी। टैक्स रेट रिडक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन इज वेलकम बट अ स्टॉल्ड एग्रीकल्चर रिफॉर्म एजेंडा नीड्स री एनर्जाइजिंग। अभी आप सभी को पता है कि जीएसटी काउंसिल ने काफ़ी बड़ा रिफॉर्म लिया है, टैक्स रेट्स को कम किया है, टैक्स स्लैब को डुअल टैक्स स्लैब कर दिया है, पहले बहुत सारे थे। तो उसके बारे में ये स्टोरी आर्टिकल है, बट उसमें बोला है कि हमको एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी ध्यान देना है, जो कि हम इग्नोर करते जाते हैं। तो जो जीएसटी काउंसिल का लेटेस्ट रेट रेशनलाइजेशन है, उसने सिंप्लीफाई किया है टैक्सेशन को फॉर एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। लेकिन जो अनफिनिश्ड एजेंडा है मेजर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स का, जैसे मार्केटिंग, मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस, उसको अभी भी फोकस नहीं मिला है। तो की हाइलाइट्स क्या है कि अभी जीएसटी रेशनलाइजेशन हुआ है, जिसमें मोस्ट एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को 0% या 5% जीएसटी है। आइटम्स जैसे आइसक्रीम, बिस्किट, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज और कॉर्नफ्लेक्स, उनको शिफ्ट किया गया 18% से 5% के टैक्स स्लैब में। डेयरी प्रोडक्ट्स में रेशनलाइजेशन आया है, स्किम्ड मिल्क पाउडर का 5%, बटर एंड घी 12%, उनको यूनिफॉर्मली 5% में लाया गया है। वेजिटेबल फैट्स की बात की जाए तो वो टैक्सड है 5% पे और उनका रिडक्शन हुआ है रिड्यूसिंग अल्टरेशन इंसेंटिव्स। रिमूवल ऑफ डिस्टिंक्शन है लूज वर्सेस फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न, चपाती वर्सेस पराठा, उनको यूनिफॉर्म 5% जीएसटी में लाया है। फार्म मशीनरी और इरिगेशन की बात की जाए तो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नाउ टैक्सड एट 5%। फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म गैप की बात की जाए तो डिस्पाइट जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, कोर रिफॉर्म जैसे कि मार्केटिंग, मूवमेंट या स्टॉकिंग, वो अभी भी स्टॉल्ड है। फार्म लॉज है जो 2020 के विच सॉट टू लिबरलाइज एग्रीकल्चरल मार्केट्स वर रिपील्ड अंडर पॉलिटिकल प्रेशर, तो उनको रिपील किया गया था पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर। फिर फ्रीक्वेंट जो एक्सपोर्ट बैन्स हैं, स्टॉकिंग लिमिट्स है वीट, राइस, शुगर और पल्सेस में, वो अंडरमाइन करते हैं रिफॉर्म स्पिरिट को। अब इसके अलग अलग डायमेंशन क्या है, तो जैसे इकोनॉमिक डायमेंशन, तो सिंप्लीफाइड जीएसटी है वो रिड्यूस करेगा डिस्प्यूट को, बूस्ट करेगा कंप्लाइंस को और इनकरेज करेगा वैल्यू एडिशन को एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर डायमेंशन की बात की जाए तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेसिंग और फार्म टू फोक जो इंटीग्रेशन सही तरीके से नहीं है, उससे फार्मर इनकम इम्पैक्ट होगी। पॉलिसी डायमेंशन की बात की जाए तो जो पॉलिटिकल रिवर्सल्स है और इनकन्सिस्टेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं वो वीकन करेंगे कॉन्फिडेंस को इन लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स। ट्रेड डायमेंशन की बात की जाए तो एक्सपोर्ट बैन्स है वो हर्ट करेंगे इंडिया की क्रेडिबिलिटी को ग्लोबल मार्केट में और इम्पैक्ट करेंगे फार्मर को और ट्रेड पार्टनर्स को। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो री एनर्जाइज करेंगे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, जिसमें रीस्टार्ट कर सकेंगे डायलॉग विद फार्मर्स फॉर सस्टेनेबल मार्केट रिफॉर्म्स। स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क लाएंगे जिसमें अवॉइड करेंगे एडहॉक बैन्स एंड स्टॉकिंग लिमिट्स, एंश्योर करेंगे प्रेडिक्टेबिलिटी फॉर फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग पे फोकस करेंगे, जिसमें एनकरेज करेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ फॉर बेटर फार्म टू फोक इंटीग्रेशन और इंक्लूसिव अप्रोच लाएंगे, जिसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे रिफॉर्म्स ग्रेजुअली विद स्टेट कोऑपरेशन और फार्मर सेफगार्ड्स। और बूस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे स्टोरेज में, कोल्ड चेन में, लॉजिस्टिक्स में और रिड्यूस करेंगे वेस्टेज और इम्प्रूव करेंगे फार्मर की अर्निंग्स को। आज के न्यूज़पेपर में एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स था जिसमें था फिक्सिंग प्रॉब्लम्स अनलॉकिंग इंडियाज़ ग्रोथ पोटेंशियल। तो ये भी मेजरली जीएसटी काउंसिल मीटिंग के ऊपर ही है, जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं 2.0 वाले, तो उसके ऊपर है कि इसमें कंज्यूमर्स को जो रिलीफ मिला है, तो जैसे सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, फुटवेयर और पैकेज्ड आइटम्स में रिलीफ मिला है। सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का टैक्सेशन कम हुआ है और उससे हमको फ़ायदा मिलेगा हाउसिंग फॉर ऑल मिशन में। इंडस्ट्री की बात की जाए तो लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स है जैसे टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, लेदर और फुटवेयर, उनको रिलीफ मिला है और रिड्यूस टैक्स बर्डन है एमएसएमईज़ में। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात की जाए कि तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल आया है, जिससे हम इंश्योर कर सकेंगे फास्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और ट्रस्ट बिल्ड कर सकेंगे। ग्लोबल अलाइनमेंट तो हमने 2 रेट जीएसटी स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है, डुअल स्लैब होगा, ठीक है, 18% और 4%, 18% स्टैंडर्ड और 5% मेरिट रेट विथ 40% डीमेरिट रेट फॉर सेलेक्ट गुड्स। और इंडिया को क्लोजर लाता है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से, जिसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी आएगा, जिसके थ्रू
अब इसमें इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है कि ये कंजम्पशन डिमांड को बढ़ाएगा, लोअर करेगा कंप्लाइंस बर्डन और सपोर्ट करेगा जॉब क्रिएशन को और स्ट्रेंथन करेगा मैन्युफैक्चरिंग को। सोशल डायमेंशन की बात करते तो ये लोअर करेगा जीएसटी ऑन एसेंशियल एंड हेल्थ केयर और रिड्यूस करेगा कॉस्ट फॉर कॉमन हाउस होल्ड। इंडस्ट्रियल डायमेंशन की बात की जाए तो एनहांस करेगा कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमई एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल्स, ऑटो और हाउसिंग सेक्टर्स। इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन की बात की जाए तो जीएसटीएटी रिफॉर्म वो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वो इंश्योर करेगा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एफिशिएंसी और रिड्यूस करेगा लिटिगेशन बैकलॉग। जो ग्लोबल डायमेंशन है उसकी बात करते हैं तो पोजीशन करेगा इंडिया को रिलायबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के जैसे शिफ्टिंग ग्लोबल सप्लाई चेन के टाइम। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो इंश्योर करेगा स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी 2.0 विदाउट क्रिएटिंग न्यू प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज़। स्ट्रेंथन करेगा डिजिटल रिफॉर्म्स फॉर कंप्लाइंस और रिफंड करेगा रिफंड्स टू रिड्यूस डिलेज। मॉनिटर करेगा इम्पैक्ट ऑन एमएसएमईज और इनफॉर्मल सेक्टर जिससे हम इंश्योर कर सकें इंक्लूसिविटी। अलाइन करेगा जीएसटी रिफॉर्म्स के साथ विद मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत गोल्स टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और जीएसटी रेशनलाइजेशन को यूज़ करेगा एज स्टेपिंग स्टोन टू वाइड इन एग्रीकल्चर, लेबर और ट्रेड रिफॉर्म्स को इंश्योर करने के लिए। तो आई होप ये क्लियर है। अब हम कल मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे 8 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।